नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल ये भारत राष्ट्र की चिंता करता है, भारत राष्ट्र की ही बात करता है और इस राष्ट्र में रहने वाले जितने भी हमारे भारतवासी हैं उनकी चिंता करता है और वो कहता है कि आप अपने को भारतवासी मानिए, मतलब आप अपने को भारतीय नागरिक मानिए। तो भारतीय नागरिक मानिए तो बस यही मानिए। आप किस पंथ को मानने वाले हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू सनातन को मानने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। आप इस्लाम को मानने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपका व्यक्तिगत विषय है। आप ईसाई पंथ के अनुयायी हैं जो है, इससे कोई मतलब नहीं, आपका व्यक्तिगत विषय है। जो महत्व है, जो समझने की बात है कि आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं, भारतवासी हैं और भारतीय नागरिक हैं और इसको जो अंडरपिनिंग मिली हुई है वो अपने जो भारत के संविधान के द्वारा। अब देखिए दुर्दशा क्या है, अपने को भारतीय समझना, अपने देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन समझना, यह कितना बैक बर्डन में चला गया है। एक तबका सिखाता है कि नहीं आप भारतीय नहीं हैं, आप हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, और उनको जब घेरा जाता है तो फिर वो एक दूसरा झूठ और कुतर्क शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। ये उनकी बहुत बड़ी खुराफात और शरारत है। यदि वो ऐसा वो कहना शुरू करेंगे तो दूसरे पंथ वाले वो कमजोर नहीं है, वो भी कहेंगे भाई जो इस्लाम है वही जो भारतीयता है, जो ईसाई पंथ है वही भारतीयता है। तो इस तरह से फिर भारतीयता जो है इन्हीं झगड़ों का, इन्हीं विवादों का शिकार बन के रह जाएगी। जबकि भारत के संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि भाई आपका वजूद, आपकी पहचान क्या भारतीय है। और वो जो है थोड़ी सी चूक जरूर हो गई, वो थोड़ा सा मैंने जो ये अलग अलग जो पंथ हैं इनको थोड़ा सा और संविधान में एक पुख्ता व्यवस्था करनी थी कि भाई ये आपका व्यक्तिगत विषय है। अब चूंकि हमारा देश बड़े बिखराव के दौर से गुजरा है। पहली बार भारत का संविधान बना तो उस बिखराव का
कुछ कुछ छाप है उसमें संविधान में, और होते होते जो 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 प्रांतिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार का रूप ले लिए। अब मौलिक अधिकार के रूप में धारा 25, 26, 27, 28 और 30 ये जो है जो 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 वे जो यानी अपने देश के जो भारतीय नागरिक के रूप में मैंने अधिकार होने चाहिए, उसे छीन करके जो है प्रांतिक अधिकारों को दे दिया गया है। भारतीय 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 जनता दल ने बराबर ही कहा है कि ये जो धारा है, धारा 25, 26, 27, 28 और 30, ये 5 धाराएं, ये जितना जल्दी हो सके संविधान से निकाल देना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जितना भी ये पंथ परिवर्तन करवाते हैं और कहते हैं कि ये पंथ परिवर्तन कराना जो है हमारा जो है मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये इसके बाद वो नहीं कह पाएंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर वो भी प्रलोभन लालच के आधार पर जो पंथ परिवर्तन कराते हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज विदेश के फंडों से, विदेश के पैसों से सिर्फ जो है यही जो धारा है 25, 26, 27, 28 और 30 के द्वारा। तो भारतीय जनता दल बिल्कुल ये कहता है कि इस धारा को संविधान से बिल्कुल स्क्रैप करके निकाल देने की आवश्यकता है। एक कमजोरी और है भारत के संविधान में जो कि भारतीय जनता दल को दिखता है, और गद्दार राहुल गांधी को इस देश को विखंडित करने का मौका मिलता है, और उसको ये कहने को, उस गद्दार राहुल गांधी को ये कहने का मौका मिलता है कि भारत जो है एक राष्ट्र ही नहीं है, कहता फिरता है। चूंकि संविधान की जो शुरुआती जो पंक्ति है वो यहीं से है, इंडिया दैट इज भारत ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसी को उठा करके उसके जितने चंगू मंगू हैं, उसके सिपह सालार हैं, उसको ये पढ़ा दिया कि भाई तुम बोलो कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है बल्कि ये राज्यों का संघ है। ये जो है संविधान निर्माताओं से बहुत बड़ी चूक हो गई। मैंने इस देश में राहुल गांधी और जेएनपीसी जैसे गद्दार किस तरह से इसका दुरुपयोग करेंगे शायद उनको मालूम नहीं था। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और नेहरू के साथी थे, और उनको तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है उनको मालूम होना चाहिए कि ये नेहरू जो है ये पक्का देश का गद्दार है, और जब ये शासन में है तो इसके जच्चे बच्चे ही जो है शासन में आएंगे और किस तरह से देश के साथ गद्दारी करेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि संविधान के उस प्रावधान का जो पहली लाइन में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ दुरुपयोग वो जरूर करेगा ये गद्दार राहुल गांधी। तो इस चीज का मैंने वो भविष्य में इसकी आशंका हो सकती है। इसको देखने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चूक गए, लेकिन भारतीय जनता दल कहता है कि इस धारा को संशोधित कर देने की आवश्यकता है। वो जो पहली धारा है संविधान की, इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स को संशोधित करके, ताकि उसको और स्पष्ट करने के लिए संशोधित करके यह कर देने की आवश्यकता है कि और इंडिया शब्द ही वो इंडिया शब्द ही निकाल दिया जाए
भारत में जो भारत के संविधान से इंडिया शब्द जो है बिल्कुल, चूंकि इंडिया शब्द जो है एक विदेशी शब्द है और विदेशी अवधारणा के साथ इसका जो है वो इसका अर्थ, इसका वो कोनोटेशन निकलता है। तो इसको होने चाहिए, ये तो अंग्रेजी में लिखा है कि भारत with states as its administrative units, भारत with states as its administrative units, यानी भारत माने राज्यों के साथ वो राज्य जो कि इसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो राज्यों की संवैधानिक जो हैसियत है वो यह है कि वो माने इस देश की वो जो है वो, या इस राष्ट्र की वो प्रशासनिक इकाइयां हैं। भारत राज्यों का संघ है, ये बहुत ही गलत अवधारणा है और इसी का दुरुपयोग वो गद्दार राहुल गांधी ने किया है। तो इसलिए भारतीय जनता दल जो हमारे संविधान निर्माताओं से जो चूक हुई, क्योंकि क्या माने उनको अंदाज नहीं था कि राहुल गांधी भी ऐसा कोई गद्दार आएगा जो कि इसी का वो दुरुपयोग करेगा। तो उसको संशोधित करके यानी यह कर देने की आवश्यकता है कि भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, भारत जो है भारत एक राष्ट्र और इसकी जो राज्य हैं इसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो ये संवैधानिक जो है ये हैसियत है कि अपना राष्ट्र भारत तो एक ही है जिसमें के राज्य जो है उसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो और इन पंथों के विषय में जो हमारे हिंदू सनातन है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है इत्यादि है, उनके विषय में जो धारा 25, 26, 27, 28 और 30 इसको अविलंब जो है वो उसको निकाल देने की आवश्यकता है। तब जो है मैंने जो पंथ परिवर्तन और धर्म परिवर्तन और जो ईसाई ने जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज का जो तांडव चलता है पंथ परिवर्तन का, या कभी कभी जो है वो लव जिहाद का भी मामला उठता है, ये सब जो है सारी समस्याएं जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। कब? जबकि ये संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 संविधान से निकाल दी जाए। तो भारतीय जनता दल इसका बहुत बड़ा पक्षधर है। अब देखिए ये मीडिया जो कि अपने को कहता है कि हम मैंने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उसका जो चाल चरित्र और चेहरा या डीएनए देखने की जरूरत है। उसके डिस्कशन में अक्सर आप देखेंगे तो लगता है कि कोई पांथिक डिस्कशन ही चलवाता है कि हिंदू सनातन में क्या है तो इस्लाम में क्या है, बस। और यही दोनों का न तो ईसाई पर बात होती है, न तो सिख पर बात होती है, न तो पारसी, न तो किसी में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कि हिंदू में यह है तो इस्लाम में यह है तो हिंदू में, माने देश की बात बिल्कुल नहीं, नागरिक के रूप में बात बिल्कुल नहीं, संविधान की बात बिल्कुल नहीं। तो ऐसे डिस्कशन को देश हित में बिल्कुल स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए कि जो इस तरह से डिस्कशन करवाते हैं कि आपके हिंदू में क्या है, आपके मुसलमान में, आपके इस्लाम में क्या है। क्योंकि यह देश पंथ के आधार पर आधारित नहीं है, लेकिन इनकी बेहयाई तो देखिए। अच्छा, ये इतने इस स्तर के ये बेहया हैं
कि जो 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 हेडिंग रखेंगे, कैप्शन या शीर्षक क्या 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 रखेंगे, वो संविधान की कसम, संविधान माने भारत के संविधान की कसम का शीर्षक रखेंगे। उस शीर्षक के अधीन जो है या उसके अंतर्गत इसी तरह की गंदगी वाला जो है ये परिचर्चा वो करवाते हैं कि आपके हिंदू में क्या है, अब आपके हिंदुत्व में क्या है, आपके इस्लाम में क्या है। भारतीय जनता दल बराबर इस बात की मांग करता है। मांग तो खैर और ये मांग तो करता ही है, और जो कि ये सब बीजेपी वाले और भी इसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी आवाम से ये अनुरोध करता है कि इस तरह के डिस्कशन में बिल्कुल भाग मत लीजिए, और इस तरह का डिस्कशन आता है तो इन टीवी चैनलों का पूर्णतः जो है बहिष्कार करिए, तब ये मानेंगे। देखिए, जब भारत के संविधान ने ये आपको पहचान दी है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, और इसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। जब हम भारत के लोग हैं तो इसकी कोई बात ही नहीं है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। हिंदू होना, मुस्लिम होना, ईसाई होना, सिख होना, ये आपकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन मौलिक बात क्या है, आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन सब इतने बेहया हैं, क्या कहते हैं, नहीं हम गर्व से हिंदू हैं। ऐसे लोगों की मंसूबों को, गतिविधियों को भारत के हित में कुचल देने की आवश्यकता है। और वही तत्व कुछ कट्टरवादी सोच के, इस्लाम आस्था के, उनसे कहलवाते हैं, पूछते हैं कि आपके लिए देश बड़ा है कि इस्लाम, तो फट से वो बोल देता है हमारे लिए तो इस्लाम बड़ा है। फिर उसी से कहलवाते हैं कि आपके लिए जो है वो कुरान ऊपर है कि संविधान, तो वो बोल देता है कुरान। तो ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारे लिए इस्लाम बड़ा है, देश बाद में है, हमारे लिए हिंदुत्व बड़ा है, देश बाद में है, हमारे लिए गीता, रामायण या मनुस्मृति बड़ी है, भारत का संविधान पीछे है। भारतीय जनता दल ने स्पष्ट कहा है और अभी भी कह रहा है कि ऐसे लोगों को लात मार करके देश के बाहर कर देना चाहिए, तब जाकर के। और जहां तक मैं समझता हूं, ये बीजेपी तो नहीं करेगी, बीजेपी तो कतई नहीं करेगी। तो इसीलिए भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से विनती करता है कि भारतीय जनता दल के माहौल को लाइए। इस तरह की जो कचरापंथी चल रही है अपने देश में, नफरत की, और इस तरह से इसको दूर करना है। जब तक दूर नहीं होगा तब तक भारत का असली स्वरूप क्या है वो सामने आएगा नहीं। ये क्या डिस्कशन करवाते हैं, ये जितने भी इस्लाम के हैं सब हिंदू थे। अरे भाई, कोई हिंदू हो या न हो, कोई इस्लाम को मानता हो या न मानता हो, कोई ईसाई पंथ को मानता हो या न मानता हो, या वो नास्तिक ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व है वो इस देश का नागरिक है, बात यहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन सब इतने बेहया हैं कि बस आप हिंदू थे पहले, इससे फर्क क्या पड़ता है। यह देश संविधान से चलता है ना, भारत के संविधान से चलता है। तो हम हिंदू हों चाहे ना हो, हम इस्लाम को मानते हों चाहे न मानते हो। और अव्वल तो यह है कि जितना हिंदुत्व इस्लाम की बात है, यह आपका व्यक्तिगत मामला है, घर में इसका जो है वो करिए। और इसी प्रकार जो ये गुरुकुल में, मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मदरसे को रेगुलेट कर दीजिए,
उसमें जो क्यूरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो जो है वो शिक्षा का, जिससे जिससे बच्चों का ज्ञानवर्धन हो और नैतिक शिक्षा आए, देश प्रति भक्ति आए। ये धार्मिक बातें या पांथिक बातें बिल्कुल नहीं। जिसको धार्मिक बातें पढ़ाना है वो घर के अंदर किसी को पढ़ाए, और गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, घर में पढ़ाए। जितने मदरसे हैं वो जो सामान्य विद्यालय में तब्दील कर दिए जाए, बंद मत करिए उसको। अभी भी कुछ पांथिक कट्टरवादी तत्व गुरुकुल को, मदरसों को, क्रिश्चियन जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों को जारी रखने की वकालत और तर्क वो ये प्रस्तुत करेंगे। सारे तर्कों को खारिज करना है कि सभी विद्यालय, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल का हो, चाहे वो गुरुकुल का हो, चाहे शिशु मंदिर हो, चाहे मदरसा हो, एक ही पाठ्यक्रम और सरकार के अधीन नियमित, रेगुलेटेड, तब जाकर के देश में बच्चे जो है वो भारतीय नागरिक बन सकेंगे। और नैतिक शिक्षा तो मैंने उनके पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। किस कक्षा से शुरू करें? देखिए, भारतीय जनता दल तो इस विषय में कह रहा है कि तमाम, यहाँ तक देहातों में भी इंग्लिश मीडियम के तमाम जो है, और वो भी दर्जा 1 से ही, ये तमाम मैंने भारतीय संस्कृति की वकालत करने वाले अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि सीखो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल, यानी क ख ग घ अंगा, ये नहीं सिखा रहे हैं। कौन? जो भारतीय संस्कृति की वकालत करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो दम भरते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं और उन्हीं स्कूलों में भेजते हैं कि यहीं से सीखना ये प्रारंभ करो, A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल। तो मतलब कि पाखंड किस कदर जो है घुसा हुआ है, हमारा आचरण सोचने का ढंग कितना प्रदूषित है कि हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, और भारतीय संस्कृति की जड़ खोदने में, उसको समाप्त करने में हमेशा वो लगे रहते हैं। भारतीय आवाम ताकत दल ने यह स्पष्ट किया हुआ है कि जब भी इसके हाथ में वो सत्ता का उपकरण अपने आदरणीय भारतीय आवाम के आशीर्वाद से जब भी इसका उपकरण इसके हाथ में आएगा, तो जहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, वह सभी इस तरह के जो विद्यालय हैं, मदरसा हो, गुरुकुल हो, शिशु मंदिर हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, और अन्य जो पंथ आधारित जो विद्यालय चल रहे हैं, सबको नियमित करके एक ही पाठ्यक्रम जो सरकार का होता है, और उसमें नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा के भी विषय में मैंने बताया था कि नैतिक शिक्षा के 2 भाग, नैतिक शिक्षा के 2 भाग। एक भाग में हमारे जो संत महात्मा हुए हैं अभी 5-6 साल पहले, जिन्होंने पंथ का असली रूप क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मानवता केंद्रित और इंसानियत उन्मुख, ये स्वरूप दिया है। और उन संत महात्माओं में सबसे नाम आगे आता है कबीरदास का। कबीरदास ने यानी
पूरे सभी पंथों का निचोड़ रखा है। क्या रखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, तमाम आप कुरान पढ़ जाइए और गीता रामायण पढ़ जाइए, कुछ भी पढ़ जाइए। उन्होंने कहा कि वो सार्थक तब होगा कि वो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान को, न कोई पंडित हुआ न कोई वो माने ढंग का कोई मुल्ला या मौलवी बन पाया पोथी पढ़ने से। मतलब कि कुरान पढ़िए और गीता रामायण पढ़िए, पुराण इत्यादि मनुस्मृति पढ़िए, इससे कोई लाभ नहीं। क्या कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो चाहे मुल्ला या मौलवी हो या जो भी हो, तो 2.5 अक्षर प्रेम का सबको पढ़ने की जरूरत है। ये है इंसानियत केंद्रित, यह है मानवता केंद्रित। तो सारे पंथों का जो इंसानियत स्वरूप हो सकता है, उसको सबसे पहले लाने वाले थे हमारे कबीरदास। तो उन्हीं के साथ साथ हमारे रामकृष्ण परमहंस जी भी थे, नानक जी भी यही कहा करते थे, और संत रविदास। तो इनके और सूफी संत, ये 5 संत जो है वो मतलब कि भूलना नहीं चाहिए। कबीरदास, रामकृष्ण परमहंस, नानक जी, संत रविदास और सूफी संत, और कुछ और भी संत कवि रहे हैं, जैसे हमारे तुलसीदास, हमारे ये रहीमदास और असखान और सूरदास को भी आप वो ले सकते हैं। तो इनकी वो वाणियां, वो उपदेश जो कि मानवता केंद्रित हैं, उनका एक संग्रह, उनका कलेक्शन, जो कि मानवता, हर हालत में मानवता की इज्जत करनी चाहिए, और हर पंथ का यही निचोड़ है और यही मकसद है। इस मैंने, हाँ ठीक है ना, जो पंथ जो है मानवता से दूर और मानवीय मूल्यों की इज्जत नहीं करता है, वो अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को, अपने रेलेवेंस को, अपनी प्रासंगिकता को खो देता है। यही बात इन संतों ने बताई है, और उसी बात को हमारे बाद के जो माने महापुरुष रहे हैं, खास करके स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसी चीज को महत्व दिया है। और भारतीय जनता दल का इन महापुरुषों में, खास करके स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे इन जो संतों का, मैंने कबीरदास, रामकृष्ण परमहंस, नानक जी, रविदास और सूफी संत में पूरी आस्था है। और यही चीज भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि कोई हिंदुत्व को रटने से कोई फायदा नहीं, इस्लाम को रटने से कोई फायदा नहीं, सिख पंथ को रटने से कोई फायदा नहीं, इन्हीं का अनुसरण करिए। तो इन्होंने सारे पंथों को यानी मानवता उन्मुख किया हुआ है। और तो एक कलेक्शन तो वो हो गया, मैंने नैतिक शिक्षा का एक भाग वो हो गया। दूसरा भाग हो गया कि जिन अमर शहीदों ने देशभक्ति सिखाई है, जिन अमर शहीदों ने देशभक्ति सिखाई है, राष्ट्र के महत्व को सामने रखा है, उनकी जीवनी, खास करके हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर भी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है, हालांकि उन्होंने कोई अपने प्राणों की आहुति नहीं दी है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है हमारे उन भारतीय भाई बहनों के तबके के लिए, जो कि हजारों साल तक मैंने एक षड्यंत्र के जरिए
उनका शोषण हुआ, उनको बड़े घाव मिले, बड़ी चोटें मिली हैं। तो उनके लिए जो काम किया है बाबा साहब ने, वह किसी भी अमर शहीद की शहादत से कम नहीं है। कि भारतीय जनता दल इसमें स्पष्ट है। तो वही इज्जत उनको बख्शना चाहता है हमारे अमर शहीदों के बराबर। इसलिए भारतीय जनता दल के झंडे में ये जो है उसके बैनर में 6 लोगों के लिए स्थान है। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी का है, इसके बाद शहीद आजम भगत सिंह जी का है, इसके बाद बाबा साहब का है, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी का, इसके बाद अशफाकुल्लाह जी का है, इसके बाद रानी गडेलियो जी का है। और जब भी हम स्मरण करते हैं तो बराबर परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद तात्या टोपे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो। इनका जिक्र बराबर करता रहता है भारतीय आवाम ताकत दल। चूंकि इन महात्माओं का और इन अमर शहीदों का वातावरण बिल्कुल एब्सेंट है, गैर मौजूद है, उसकी उपस्थिति नहीं है, तो ये कचरम बचरम जो है बराबर जो है गर्भ से हिंदू हैं, गर्भ से मुस्लिम हैं, और गोमांस आप खाते हैं नहीं खाते हैं फलाने हैं, आप जितने भी मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे। ये जो कचरापंथी है ये चल रही है। हमारे जो संत महात्मा हैं उन्होंने कहा है भाई यदि आपको माने पढ़ना लिखना है, समझना है, तो वही पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयान को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और आचरण के लिए सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के आचरण से सत्य के आचरण के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। कितनी बड़ी बात उन्होंने सिखाई इस मानवता के लिए, मानव समाज के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्यता है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। बताइए, दिन रात ये सब पाखंड करते रहते हैं, हिंदुत्व है और जो है प्रभु राम के नाम को भी बदनाम करेंगे, प्रभु कृष्ण के नाम को बदनाम करेंगे, अल्लाह के भी नाम को बदनाम करेंगे, लेकिन मन में उनके पाप रहता है, यानी झूठ बोलने का वही। तो ऐसे लोग जो है समाज के लिए जो है बड़े खतरनाक है, और वही जो है ये कचरापंथी है, ये फैला रहे हैं। तो एक तो जो हमारे संत महात्माओं ने जो सिखाया है, प्लस भारत के संविधान ने, भारत के संविधान ने और स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये जो आपका जो है जो पंथ वाली बात है, ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपका पर्सनल कन्विक्शन है, इसका भारतीय जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे आप हिंदू सनातन के अनुयायी हैं, घर के अंदर आप जो कुछ भी आपको पसंद आता है, हरि कीर्तन, घंटी बजाना, धूपबत्ती दिखाना, भजन करना, करिए ना। या हमारे जो इस्लाम पंथ के अनुयायी हैं वो जो है सिजदा करें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, जो भी पसंद है आप करिए, और भी जो पंथ के मानने वाले। लेकिन जो ही घर के बाहर आप निकलेंगे, चौखट आप लांघेंगे या घर की चारदीवारी के बाहर आएंगे, तो हमारा जो सामूहिक जीवन है
वो जीवन राष्ट्रीय है, भारतीय है। वहां पर किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है, और इसके लिए भी कोई स्थान नहीं है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। इसी चीज को समझ लेने की आवश्यकता है, और वही चीज आकर के बहुत प्रदूषित करती है हमारे राष्ट्रीय जीवन को। इसकी होने की जरूरत है। लेकिन देखिए किस तरह का जो है ये सब जो परिचर्चा वो करवाते हैं, और इसी का विकृत रूप होते 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 आज जो है यानी जातिवाद चलाने वाली पार्टियां जो है बड़े छाती तान करके वो जाति समीकरण बनाती हैं और सत्ता हथियाती हैं। तमाम जो है वो गुंडों को, माफियाओं को और जो दादाओं का एक माहौल बनाते हैं। देखिए ना, और उन्हीं के लोगों से आकर के ये मीडिया वाले जो है इन्हीं से जो है वो परिचर्चा करवाते हैं। सवाल इस बात का, और वो आकर बस वही क्या बोलेंगे, चाहे समाजवादी का हो चाहे कांग्रेसी बोलते, महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। कभी इस पर बात नहीं करते हैं कि हमारे देश में बिखराव है। इस बिखराव को बढ़ाने वाले ये जो समाजवादी के लोग हैं, कांग्रेसी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इस पर नहीं सब बोलते। तो और जो शासन प्रशासन से संबंधित और जो डिलीवरी सिस्टम से संबंधित भ्रष्टाचार और जो भ्रष्टाचार हमारे भारतीय भाई बहनों को परेशान करता है, यानी जो कर्मचारी माने जो दफ्तरों में हैं, माने थानों में, ब्लॉक ऑफिसों में, बिजली के दफ्तरों में, और डीएम और एसडीएम और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार का शिकार बनाते हैं, यानी एक काम के लिए जो है वो 10 बार उनको दौड़ाएंगे सिर्फ पैसे के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। तो ये जो है इस पर चर्चा नहीं होती है, और ये तो वो स्तर है जो कि हमारे भारतीय भाई बहनों को परेशान करता है। एक उसके ऊपर जो मिडिल लेवल का जो करप्शन है, जो कि हमारे भारतीय भाई बहनों को तंग तो नहीं करता है, लेकिन हमारे संसाधन को खा रहा है। उसमें सम्मिलित कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपके जो है वो डिविजनल इंजीनियर, और आपके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, इस टाइप से कि वो हमारे भारतीय भाई बहनों को भ्रष्टाचार के लिए तंग तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश का संसाधन वो खा रहे हैं, लूट रहे हैं। और हम नहीं कहते हैं कि सभी, लेकिन अधिकांश तो है ना, जो कुछ ऐसे तर्क देने वाले, अरे साहब क्या सभी हैं? अरे भैया हम क्या कहना सभी हैं, लेकिन अधिकांश तो ये तो मानिए, वो तो कुछ तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कुछ कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार पर बात ही मत करिए, ये तो अपनी कल्चर बन गई है, हमारे खून में समा गया है, हमारी आदत में समा गया है, ये जा ही नहीं सकता, इस तरह की बात। वो चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार जारी रहे, भ्रष्टाचार के जरिए जो है वो अनैतिक रूप से धन अर्जित वो करते रहें। इस तरह के लोग जो है वो तर्क देते हैं। वो फिर कहते हैं कि साहब जब तक भारत की राजनीति है तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। ये सारे कुतर्क इसलिए हैं कि लोगों का मन साफ नहीं है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। फिर वही वाणी चली आती है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो मन में उनके पाप है, झूठ बोलते हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। कुछ
कुछ कुछ इसी देश में आज़ादी के बाद लोगों ने प्रयोग किया है। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बोला था कि तानाशाही की बात बोले थे, शक्ति और शासन प्रशासन शक्ति का हो, सिर्फ इसी से काम नहीं चलता है। यदि यदि शासन प्रशासन सख्त हो तो भ्रष्टाचार का निवारण तो संभव है, लेकिन शक्ति का या अनुशासित शासन प्रशासन वो तभी तक जो है वो सस्टेन कर सकता है, तभी तक जो है वो माने कंटिन्यू कर सकता है, जारी रह सकता है, जब तक कि वो निष्पक्ष हो। तो निष्पक्षता जो है सख्त और अनुशासित व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। आप निष्पक्ष नहीं हैं और आप शक्ति लाएंगे, बिल्कुल वो व्यर्थ हो जाएगा। उसको निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है और चुस्त दुरुस्त। तो इसके द्वारा जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार भी खत्म किया जा सकता है। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए मैंने बताया था कि काफी पैसा जो है चुनावों में खर्च होता है। जब चुनाव आता है ना, तो चुनाव के 2-3 दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन, पैसा जो है पानी की तरह बहता है और ये चुनाव आयोग बिल्कुल वो धृतराष्ट्र की तरह उसको देखता रहता है। और जितने भी उसके अधिकारी हैं, जितने भी उसके पर्यवेक्षक हैं, और कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि वो लिफ्ट भी मिलते हैं उसमें। तो चुनाव आयोग बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह जो है वो इसके बाद कहता है कि हमने तो बहुत बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए, जबकि उसमें यही लूटा हुआ जो है, लूटा हुआ धन जो है उन चुनाव में पानी की तरह बहता है। तो भारतीय जनता दल ने कहा था कि यदि इस चुनाव को यानी जो पैसा उसमें बहता है, पैसे का उपयोग है, यदि इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को काफी काबू किया जा सकता है। मतलब कि इसको बोलते हैं स्टेट फंडिंग। हालांकि स्टेट फंडिंग की बात करेंगे तो यानी जो इसके वकील हैं, जो इसकी वकालत करते हैं कि नहीं भाई जो है वो राजनीति में पैसे का व्यापार होना चाहिए, या होने के पक्ष में जो इस तरह से जो तर्क बनाते, माहौल बनाते हैं, तो वो जो स्टेट फंडिंग की आलोचना करेंगे। लेकिन स्टेट फंडिंग या सच्चे अर्थों में एक ऐसी व्यवस्था है कि एक भी पैसा उम्मीदवार के द्वारा खर्च नहीं किया जा नहीं एक भी पैसा उम्मीदवार के द्वारा खर्च नहीं किए जाने की व्यवस्था उसमें होती है। जो कुछ भी नॉमिनेशन से लेकर वहां तक जो है सारा खर्च जो है सरकारी खर्चे पर अब खर्चे होगा। तो अब जो है फिर कुतर्क देने वाले वो आ जाएंगे, ये कहेंगे कि साहब कि मान लीजिए हजारों कैंडिडेट हैं तो सब ये खर्चा उठाएगी, और इसी वक्त जो है माने स्टेट फंडिंग के एब्सेंस में अब इसी समय जो है 63,000 करोड़ का बजट बनता है, जबकि ये लोकसभा का चुनाव आता है। 63,000 करोड़ का बजट क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि जितने ये मिलिट्री फोर्सेस, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका जो डिप्लॉयमेंट होता है उसके लिए। तो क्यों आप जो है, इसलिए कि अभी भी असामाजिक तत्व है वो क्या करते हैं कि जो है वो बूथ को जो है वो हाईजैक कर देते हैं, रिग करते हैं। इस बात तो आती है। लेकिन यदि आपका शासन पहले से ही सख्त हो तो एक साधारण पुलिस भी उसको जो है, स्टेट की पुलिस भी उसको कंट्रोल कर सकती है। चूंकि इन राजनीतिक दलों ने माफियाओं को, दादाओं को, गुंडों को पूरा जो है वो प्रसाद दिया है, और वही जो चुनाव के वक्त में जो इस तरह का यानी बूथ को कैप्चर करना और पोल को रिग करना, और उसमें जो है इसी तरह की और भी जो माल प्रैक्टिसेस है उनको जारी रखना, तो उसी के लिए तमाम जो है
जो 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 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डिप्लॉयमेंट की बात आती है, और ये इसलिए तमाम खर्चे उसके बढ़ जाते हैं। तो यदि सख्ती का माहौल पहले से हो तो इतनी डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब आइए वो स्टेट फंडिंग पर। तो स्टेट फंडिंग का जो विरोध करने वाले और उसके समर्थक कि किसमें माने चुनाव में पैसे का बोलबाला जारी रहा है, ऐसे तर्क देने वाले बोलेंगे कि साहब मान लीजिए 1000 कैंडिडेट हैं तो सबका यदि उठाएंगे तो सारा बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो इसी में खप जाएगा। नहीं जनाब, 1000 कैंडिडेट में ऐसे तमाम होंगे कि जिनके समर्थक या किसी के 10 होंगे, किसी के 15 होंगे, किसी के 50, किसी के 100। तो उन पर जो है सरकार खर्च नहीं करेगी। वो कैसे कि जितने भी उसको 3 राउंड में, जो इलेक्शन है वो 3 राउंड में, कि पहले राउंड में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जो है यानी मोबाइल से वोटिंग, यानी इसी व्यवस्था चुनाव आयोग करेगा कि मोबाइल से वोटिंग, और जिनके समर्थन में वो 1000 से भी समर्थक कम है, वो बाहर हो जाएंगे। तो यदि बाहर हो जाएंगे तो मुश्किल से बचेंगे आपके 20, 25, 30। अब फिर दूसरे राउंड में फिर वही वो जो है यानी मोबाइल वो सिस्टम से फिर वोटिंग हो तो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट बचेंगे जिनके समर्थक सबसे अधिक होंगे, और उसके बाद वाला, इसके बाद जो इन दो के अलावा जितने भी हैं सब वो छट जाएंगे। तो सिर्फ 2 ही बचेंगे आपको, यानी 2 राउंड करने के बाद सिर्फ 2 ही बचेंगे। इन्हीं 2 के लिए स्टेट फंडिंग आपको करनी पड़ेगी। इनका जो है जो भी चुनावी खर्च है, गाड़ी है, घोड़ा है, पेट्रोल है, डीजल है, मंच है, व्यवस्था कर दीजिए कम से कम खर्च में। ये तो रहा स्टेट फंडिंग का। लेकिन सबसे बड़ा जो पहलू है कि यदि एक भी पैसा किसी कैंडिडेट ने अपना खर्च किया और ये पाया गया, और या उसकी पार्टी के द्वारा उसके मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी से है और उसे राजनीतिक पार्टी के द्वारा खर्च किया गया, या उसके किसी रिश्तेदार या शुभचिंतक द्वारा खर्च किया गया, ऐसा पाया गया, तो चुनाव के वक्त ही उसकी उम्मीदवारी, और यदि वो जीत गया है तो उसकी सदस्यता चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, और यदि वो किसी राजनीतिक दल से है तो उस राजनीतिक दल की मान्यता भी, इतने दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के इन समूह की हिम्मत छूटेगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार यदि खत्म करना है तो चुनाव में जो काला धन या लूट का पैसा जो है, जो पानी की तरफ बहता है, यदि बिल्कुल बंद कर दिया जाए, या उनको ये आभास हो कि भाई कि हमारा लूटा हुआ पैसा इसमें काम आएगा ही नहीं, तो काफी हद तक जो है जब सोचेंगे भाई कि लूटने से क्या फायदा, जब चुनाव जीतने में ये काम आएगा ही नहीं, तो ये मानसिकता उन पर दबाव डालेगी कि भाई तब वो कम लूटेंगे। लेकिन यदि राजनीतिक भ्रष्टाचार को शून्य करना है तो सबकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और किसी को मत बख्शिए। होता है जैसे कांग्रेस वाले तो खैर वो खुद ही लूट रहे थे, वो तो खुद ही लूटने वाले थे, तो वो क्या जांच कराएंगे? जांच के नाम पर तो जो इधर उधर छोटे कर्मचारी को और छोटी मछली को दिखा करके इस तरह से पाखंड क्या करते थे, वही पाखंड इसमें बीजेपी करती है।
बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ देगी। ये जो है वो शरद पवार इतना बड़ा भ्रष्ट है, वो जो है यानी चिदम्बरम है, वो इतना बड़ा भ्रष्ट है, छोड़ देगी। जो छोटे वाले हैं, और ये जो माने मोदी महोदय हैं, क्या भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेंगे? ईडी द्वारा जो है वो छापा हो गया तो हो गया। महोदय, ये बिल्कुल सबसे बड़ा दिखावा धोखा है। पता लग गया, यदि ये पता लगा कि यदि वो भ्रष्टाचार से अर्जित उसकी कोई संपत्ति है, या उसका कोई प्लॉट है, या मकान है, या बेनामी संपत्ति है, सबसे पहले उसको जब्त करिए। जब्त करने के लिए कोई कानून है तो कानून बनाइए, और सारे खाते को सीज करिए, उनको पंग बनाइए, तब आदत जाएगी। ये कोर्ट के भरोसे आप चाहें कि भ्रष्टाचार आप खत्म कर दें, वो खत्म हो नहीं सकता। कोर्ट तो ये कोर्ट जो न्यायपालिका जिसमें भारत की है, सारे अपराधियों की एक जो है वो शरण स्थली बन गई है। भाई आराम से बेल मिल जाएगा, घूमते रहेंगे और भ्रष्टाचार भी करते रहेंगे, अपराध भी करते रहेंगे। तो न्यायपालिका के भरोसे यदि आप जो है वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका के रूप में एक्टिव होइए, और आपके पास तो खुफिया तंत्र है, उसके द्वारा पता करें कि कौन अधिकारी तो छोड़ दीजिए, अधिकारी का नंबर तो बाद में आया। कौन राजनेता, कौन पॉलिटिकल पार्टी, किसके पास हजारों करोड़ का काला धन है, चाहे यहाँ चाहे बाहर, सबको सीज करिए, और उनके हर आर्थिक स्रोत को बिल्कुल मतलब उसको कब्जे में करिए, और वो धन जो है देश में लाया जाए, और सारे उनके खाते, चाहे यहाँ खाता है चाहे देश में खाता, उसको सील करिए, सीज करिए, फ्रीज करिए, उनको पंप करना होगा। अरे ये आपके जो है योगी आदित्यनाथ महोदय क्या करते हैं? मैंने मुख्तार अंसारी को पंप करने के लिए थोड़े कि जेल से ही काम चल गया, उसकी बिल्डिंगों को भी जो है ध्वस्त करते हैं, उनके बैंक के खातों को भी सील करते हैं। यही दंड तो देना है। लेकिन यही मोदी महोदय या योगी महोदय मुख्तार अंसारी को तो कर देंगे, लेकिन जब राहुल गांधी की बात आएगी तो राहुल गांधी को तमाम वीजा पासपोर्ट देकर उसे जो है ऐश करवाएंगे विदेशों में। यही देशद्रोह है मोदी जी का और बीजेपी वालों का। ये राहुल भी डिजर्व करता है कि जिस तरह का एक्शन, जिस तरह की कार्रवाई जो योगी आदित्यनाथ महोदय मुख्तार अंसारी के खिलाफ करते हैं या अतीक अहमद के खिलाफ करते हैं, उससे 1000 गुना कार्रवाई, जितनी भी संपत्ति इसकी राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, और क्या है, सारे पर बुलडोजर आप चलवाइए, इनके सारे खाते को सील करिए, और इनको पंग करिए। तब जाकर के देश में भ्रष्टाचार पर काबू आएगा, देश में शांति आएगी। बीजेपी वालों और मोदी महोदय, लेकिन देखिए क्या पाखंड कर रहे हैं मोदी महोदय। सबका साथ, सबका विश्वास, कैसे सबका साथ होगा, कैसे सबका विश्वास होगा? आप पर सिर्फ विश्वास कर सकता है सिर्फ राहुल गांधी, और उसी का साथ है। कम्युनिस्टों का साथ भी कम्युनिस्ट कि भाई कि ये मोदी जो है हमको रक्षा करेगा। और ये मोदी महोदय बोल भी चुके हैं संसद में कि जब तक मोदी है तब तक मजे आप लीजिए। मतलब कि देश विरोधी हरकत भी करते रहिए, देश को लूटते भी रहिए, और जो है इस लूट के पैसे से विदेश में ऐश करते रहिए। इस तरह की गद्दारी जो है मोदी महोदय और बीजेपी वाले इस भारत के खिलाफ और भारत की भोली भाली जनता के खिलाफ कर रहे हैं। और लेकिन ये सारी बातें अवाम के लिए हैं, अवाम भी समझदार हो। अब भी जो बीजेपी के साथ, मोदी के साथ उसके अनुवर्ती में चिपके हुए हैं, थोड़ी समझदारी का परिचय दें। बीजेपी जिस तरह से चला रही है,
हिंदुत्व यह देश के लिए बहुत घातक है, और वो भी हिंदू राष्ट्र। हमारा देश जो है सर्वपंथ संभाव का है और भारत के संविधान से चलने वाला है। भारत के संविधान से चलने मतलब है वो किसी भी पंथ, चाहे हिंदू सनातन हो चाहे इस्लाम के पर आधारित नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। ये सभी को समझने की आवश्यकता है। ये सब गलत बातें जो है मतलब वो सुधांशु त्रिवेदी जो हमेशा हिंदू सनातन पंथ की ही बात करता है वो, और इसलिए बात करता है कि दूसरे पंथ को नीचा दिखाने के लिए। तो ये वो देश के लिए सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग बहुत बड़े अभिशाप हैं। लेकिन ये समझ हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को होना चाहिए। तो जो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जब भी आपस में बिखराव होता है तो देश की दुश्मन ताकतों को, विदेशी ताकतों को मौका मिलता है, उनको ताकत मिलती है। तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा का मसला जितना ही इसको गरमाया जाएगा, जितना ही नफरत का माहौल बनाया जाएगा, देश की जो दुश्मन ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी, नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस या कांग्रेस या कम्युनिस्ट जो है, ये देश की दुश्मन ताकतें हैं, इनको मौका मिलता है। जब हमारे देश में इस तरह से पंथ के आधार पर नफरत थी, तो प्लासी के युद्ध में 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे कि कैसे जो है कलायू के महज 300 सैनिकों के आगे वो गद्दार मीर जाफर अपने नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना का आत्मसमर्पण करवाया, वो सरेंडर करवाया, और इसको 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। यदि 1 लाख लोग ये समझते कि भाई नवाब सिराजुद्दौला अपने ही देश के हैं, अपने ही भाई हैं, ठीक है दूसरे पंथ के अनुयायी है, लेकिन ये अपने ही तो हैं, हमारा दुश्मन कलायू है, न कि नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन नहीं, वही मानसिकता काम कर रही थी। मैंने बताया कि ये इतनी गलत मानसिकता काम कर रही है कि मैंने अंग्रेजों को, कांग्रेस को देश का दुश्मन नहीं मानते हैं, देश के अभिशाप नहीं मानते हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मानते हैं। मैंने बताया ना कि कोई पांडे जी मिले थे, तो मेरे विषय में कह रहे, सिंह साहब आप बहुत कुछ बोला करते हैं, लेकिन एक बात जानिए कि अंग्रेज आए तो ठीक रहा। मैंने कहा कैसे भाई? अरे उनके आने से मुगलों के शासन का अंत तो हुआ ना। मैंने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति दुर्भावना किस कदर वो भरी हुई है, उसका एक नमूना वो देखने को मिला। हमने तुरंत प्रहार किया कि पांडे जी आप जो कह रहे हैं कि अंग्रेज आए तो ठीक रहा, जिससे कि मुगलों के शासन का अंत हुआ, लेकिन एक बात का जवाब आप दे के जाइए कि आप ही की तरह एक पांडे और था। वह जिस अंग्रेजों का आप स्वागत कर रहे हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया, और उसका नाम था मंगल पांडे। आप इस बात का जवाब दे के जाइए कि हमारा ये देश मंगल पांडे की शहादत पर गर्व करे या आप जैसे पांडे लोगों की बात पर यकीन करें। तो बोले अरे सिंह साहब आप तो बड़ी बात। मैंने बिल्कुल इसका जवाब आप जैसे लोगों को, आप जैसे पांडे लोगों को, आप जैसे ठाकुर लोगों को, फलाने लोगों को देना ही पड़ेगा। और जो लोग बराबर मुगल आक्रांता के हवा बनाते हैं, उनको भी देना ही पड़ेगा। ये आक्रांता कौन है? कौन है आक्रांता? है मुगल है। यानी इन कांग्रेसियों को, गद्दार नेहरू को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचा करके मुगलों को आक्रांता बोलना। चलिए, तो ये बीमारी बड़ी तगड़ी है।
लेकिन जितनी बीमारी हिंदू सनातन में ये जो भरा गया है कि काफी समस्याओं की जड़ जो है इस देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन है या मुसलमान हैं, उससे भी और घिनौनी बात जो है इस्लाम आस्था में भरी गई है कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ में सिर्फ आरएसएस और बीजेपी है। ये देखिए, उसके नजर में ये कम्युनिस्ट और ये जीएनपीसी कांग्रेस जो है वो समस्या नहीं है। तो जिस तरह का दृष्टिकोण भरा गया है, मानसिकता जो भरी गई है, जो माइंडसेट बनाया गया है, वो बहुत ही खतरनाक रूप में भारत विरोधी है। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है भारतीयता के महत्व को पहचानिए, सभी अपने भारतीय भाई, सभी अपने देशवासियों को भारतीय मानिए, भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए और कम से कम इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।